हेलो एवरीवन। आज जो हम क्लास 10th की बायोलॉजी का जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अभी हम बताएंगे कि ये क्या है। उससे पहले हम जो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो भिन्न पथों से ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है कई विधियों से, कि ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव्य में जाता है, जब कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो उसको पायरुवेट में तोड़ दिया जाता है। तो फिर वहाँ से फिर अगर जैसे देखते हैं 3 विधि होती थी। एक था जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता था, फिर ऑक्सीजन की कमी में देखते थे, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन तीनों विधियों में कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती थी। तो ऊर्जा क्या होता था, तो जब किसी कोशिका में जब श्वसन की क्रिया होती थी तो जो ऊर्जा निकलती थी वो तुरंत एटीपी नाम जो है उसी नाम का अणु एक संश्लेषित होता था। जो ऊर्जा निकलता था उससे एटीपी संश्लेषित होती थी। अब एटीपी का कार्य क्या है? एटीपी जो होता है जब श्वसन लेते हैं उसमें जो ऊर्जा मिलती है उससे एटीपी बन जाता है। फिर वही एटीपी हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाकर इकट्ठी हो जाती है। फिर जब हमें कार्य कोई आवश्यकता होती है, जब हम कोई कार्य करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जल के अणु इसी एटीपी से क्रिया करके उसका विखंडन कर देते हैं। फिर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो जो कोशिका के अंदर होने वाली जितनी क्रियाएं होती हैं, इससे वो काम पूरा हो जाता है एटीपी के विखंडन से। अब हम देखेंगे एटीपी क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इससे क्या समझ में आता है? ट्राई मतलब 3 एडिनोसिन है, और फॉस्फेट मतलब फास्फोरस के अणु, यानी इसमें 3 फास्फोरस के अणु होते हैं एटीपी में। तो जो श्वसन क्रिया जब होती है तो फिर उसमें श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा निकलती है। तो उस ऊर्जा से एडीपी, और फिर एडीपी में जब एक और फास्फोरस जुड़ जाता है, एडीपी यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है। डाईफॉस्फेट में जब एक फास्फोरस और जुड़ जाएगा तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। तो जब जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनता है। तब फिर इसी एडीपी में एक फास्फोरस और जुड़ेगा, एटीपी बना के हमारी कोशिका में उसका संचय हो जाएगा। फिर बाद में जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसका विखंडन हम लोग करेंगे। तो जब एक एटीपी का विखंडन करते हैं तो हमको 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर की ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो जब इतनी ऊर्जा मिलती है तो इसका उपयोग हम अपने जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग में लाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक बैटरी है मान लो, तो उसी बैटरी को हम विभिन्न प्रकार के लिए, जैसे विभिन्न स्रोत के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कोई उससे लाइट जलाने के लिए, या फिर विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या फिर कोई टीवी चलाने के लिए कुछ भी उसका यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार जो एटीपी से मिलने वाली ऊर्जा है उससे हम मान लो अपनी जो पैर को मोड़ने, प्रोटीन का संश्लेषण करने में, और अपने फिर जो तंत्रिका तंत्र है उसके चलाने के लिए, इन सब के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एटीपी के बारे में जान चुके हैं। अब हमको क्या जानना है कि जैसे कुछ जो होते हैं वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन मतलब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़रूरी होती है। तो जब पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र जो पत्तियों में पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और कोशिकाओं में जो CO2 का आदान प्रदान होता है वो विसरण के द्वारा होता है। तो जो विसरण की दिशा होती है वो जो उसकी पर्यावरणीय अवस्थाओं पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इन सब बातों पर निर्भर करती है।
जो हमारे पर्यावरण में कई जीव हैं तो उनमें फिर ऑक्सीजन का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ था। तो जो स्थल पर यानी पृथ्वी पर जो ज़मीन पर रहते थे जीव जंतु, उनमें अलग टाइप के अंग का विकास हुआ, और जो जल में रहते थे उनमें कुछ अलग टाइप का अंग का विकास हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्थल है उसमें वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। जो वायु है उसमें ऑक्सीजन घुले रहते हैं, तो उनको हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन तो जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है तो उसमें से ऑक्सीजन का अवशोषण करना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इनमें अलग टाइप के अंगों का विकास हुआ। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि एक मछली को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वह क्या करती है कि अपने मुंह से जल को अंदर लेती है और उसको धक्का मार के अपने क्लोम तक पहुंचाती है। फिर वहाँ क्लोम तक पहुंचा देती है, जहाँ क्या होता है उस जल में जो विलेय ऑक्सीजन होता है वो रक्त में पहुंच जाता है। तो अगर हम मान लो एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम क्या होता है? एक जलशाला जैसे रखा होता है, उसमें मछली वछली रखी जाती है। तो मान लो उसमें एक मछली है, तो हम आराम से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि मछली उसमें बार बार अपना मुंह खोलती है। तो उसमें क्या करती है, वो अपने मुंह से जल को अपने अंदर लेती है, उसको बलपूर्वक अपने क्लोम छिद्रों तक पहुंचाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। अब हम एक मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसमें पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्येक जीव में जो ऑक्सीजन का लेन देन है, ऑक्सीजन का लेन देन करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनी होती है। और इस संरचना की आवश्यकता क्यों होती है? और इनकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये संरचना रहती है तो फिर जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है तो इनकी लेन देन के लिए सतह बढ़ जाती है, तो इससे आसानी होती है। और ये इनकी सतह जो होती है काफ़ी पतली होती है, इनको कोई हानि ना पहुँचे, इसलिए ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये किसी भी मनुष्य के श्वसन अंग कहलाते हैं, या किसी भी जीव का श्वसन अंग जो होता है उसके शरीर के अंदर पाया जाता है, ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो। हमको नेक्स्ट लेक्चर में मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में पढ़ना है। तो मनुष्य का श्वसन अंग सबसे पहले हम कुछ जान लेंगे उसके बारे में। तो जैसे मनुष्य में जो वायु होता है वो नासाद्वार के द्वारा अंदर जाता है। नासाद्वार क्या है? हमारे जो नाक है उसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, इनको हम नासाद्वार कहते हैं। इनके द्वारा वायु हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो फिर इनके साथ कोई धूल और अशुद्धियाँ ना जाए, इसलिए इन नासाद्वार में बाल पाए जाते हैं, जो कि उन अशुद्धियों और धूल के कणों को रोक लेते हैं। और फिर इस मार्ग जो नासाद्वार मार्ग में इसमें श्लेष्मा का भी स्रावण होता रहता है, जो अशुद्धियों को निस्पंदित या रोक लेती है, अपने में इकट्ठा कर लेती है। इसी प्रकार सभी जीवों के जो श्वसन अंग है उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो अशुद्धियों को रोकते हैं और फिर उनके सांस लेने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मनुष्य का श्वसन अंग है उसको क्या है उसको हम उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। थैंक यू।